हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया कि हमारी पृथ्वी की वास्तविक उत्पत्ति किस तरीके से हुई, अर्थात हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को हमने जानने का प्रयास किया, जो सिद्धांत विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो पृथ्वी का इतिहास है, अर्थात हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है और पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उनका निर्माण किस तरीके से हुआ। उसके बाद हमने जानने का प्रयास किया कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी बाहर से दिखाई देती है वह वास्तविक रूप से अंदर से कैसी दिखाई देती है। अब आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी पर इतने सारे महाद्वीप पाए जाते हैं, 7 बड़े महाद्वीप और 5 बड़े महासागर हैं, इनका वास्तव में निर्माण किस आधार पर हुआ या किस तरीके से हुआ। क्या यह महाद्वीप पहले से ही स्थित थे या ये महासागर पहले से ही स्थित थे या बाद में इनका निर्माण हुआ। और जो वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती है, जैसे ज्वालामुखी की घटना हो गई, भूकंप की घटना हो गई, या जो पर्वतों का निर्माण संबंधी जो घटना है वो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो वह वास्तव में कहां से जुड़ी हुई हैं और वह घटना वास्तव में क्यों होती हैं। अर्थात आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति को। अर्थात आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को, कि यह सिद्धांत किसने दिए और इन सिद्धांतों के अनुसार क्या क्या बातें कही गई। तो यदि हम महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की बात करें तो इसकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों द्वारा प्रदर्शित किए गए और वह 2 सिद्धांत थे। पहला था वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा था? वैगनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेकिन इनके सिद्धांत में बहुत सारी कमियां थीं और बहुत सारी व्याख्याओं को यह करने में असमर्थ थे। और इनके ही सिद्धांत को आधार बनाकर अगले वैज्ञानिक आते हैं हैरी हेस, और यह अपना एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अर्थात हमारे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति संबंधी 2 सिद्धांत वास्तविक रूप से मान्य हैं। कौन कौन से? एक वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और एक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इन सिद्धांतों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। यहां से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को लिखिए। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत लिखिए। अब जब आप हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत लिखेंगे तो वह आपसे कनेक्ट करके पूछेगा कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के आधार पर हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत लिखिए। अर्थात आपको जब आप हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत लिख रहे होंगे तो उसमें वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की कमियों को लेकर आपको चलना होगा। अगला आ सकता है कि जो आपके भारत में हिमालय की उत्पत्ति हो रही है, जो कि हमारा हिमालय नवीन वलित पर्वतों में से आता है, तो इसकी उत्पत्ति वर्तमान समय में भी चल रही है। अर्थात यह अभी भी शिवालिक जो इसकी श्रेणी है वह अभी भी ऊंचाई ग्रहण कर रही है, उसका निर्माण अभी भी लगातार निरंतर चल रहा है। तो उसका निर्माण किस आधार पर हुआ, आखिर किस सिद्धांत के आधार पर हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस तरीके के प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आ सकते हैं। अर्थात यह प्रश्न आपके 200 शब्दों में पूछे जा सकते हैं। 50-50 शब्दों में भी यह अलग अलग सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम सबसे पहले अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को। अल्फ्रेड वैगनर ने यह सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1912 ईस्वी में। और अल्फ्रेड वैगनर कौन थे? तो यह जर्मनी वैज्ञानिक थे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड वैगनर जर्मन के वैज्ञानिक थे। जो वैगनर का हमने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है उनका पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर है। और उन्होंने यह सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1912 ईस्वी में। उन्होंने किस किस का अध्ययन किया? तो पूर्व जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र, इनका अध्ययन किया और उनके प्रमाणों के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 1912 ईस्वी में। तो ये प्रमाण आपको लेकर चलना है कि जो अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था वह किन आधार पर दिया था, किन का अध्ययन करने के बाद प्रस्तुत किया था। वह कहते हैं कि जो कार्बोनिफेरस युग था,
कार्बोनिफेरस युग में ये जितने भी आपको महाखंड दिखाई देते हैं, जितने भी आपको महाद्वीप दिखाई देते हैं, यह उस समय अलग अलग नहीं थे। अर्थात आपके जो महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, वह प्रारंभ से इस अवस्था में नहीं थे जिस अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में यह सभी आपस में जुड़े हुए थे और जुड़कर इनसे जो निर्माण होता है उसको कहा गया था पेंजिया। क्या कहा गया था? पेंजिया। वो कहते हैं इन सभी भूखंडों के मिलने से एक सबसे बड़ा भूखंड बना जो कार्बोनिफेरस युग में स्थित था, उसे कहा जाता था पेंजिया। और जब ये महाभूखंड सभी जुड़कर एक महाभूखंड में बन जाएंगे तो ये जो जल का स्तर है, जो हमारे महासागर हैं, वह भी एक जगह आ जाएंगे। तो जो हमारे ये सागर थे वह इस पेंजिया को बाहर से घेरे हुए थे। क्या किए हुए थे? घेरे हुए थे। अर्थात यह जो महाभूखंड है यह बीच में स्थित था और इसके अगल बगल आसपास जल ही जल था, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया? पेंजिया, पैंथालासा। तो इन्होंने 2 नाम दिए, एक पेंजिया और एक पैंथालासा। उन्होंने कहा जो महान भूखंड था, जो सभी महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ था, उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। और इस भूखंड के एक बड़ा महासागर था जो इसे चारों ओर से घेरे हुए था, उसका नाम क्या था? पैंथालासा। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि पेंजिया और पैंथालासा सीधा लिखा आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या थे। फिर उन्होंने बोला समय बीतता गया और समय आया ट्रियासिक युग का। उन्होंने कहा ट्रियासिक युग में गुरुत्वाकर्षण बल, प्लवन बल और ज्वारीय बल, इतने सारे बल लग रहे थे। किस पर? पेंजिया पर। हमें पता है कि पेंजिया पैंथालासा पे क्या हो रहा है, आजू बाजू पैंथालासा है और बीच में क्या है? पेंजिया है। अब पेंजिया पे कुछ बल काम कर रहे थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, प्लवन बल, ज्वारीय बल। तो उन्होंने कहा अल्फ्रेड वेगनर ने कि ट्रियासिक युग में इन बलों के कारण पेंजिया 2 भागों में टूट गया। जो उत्तरीय भाग कहलाया, यह कितने भागों में टूट गया? पेंजिया 2 भागों में टूट गया। जो उत्तर का भाग था उसे क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड नाम दिया गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण का भाग था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। समझ में आ रहा है? अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा कि जो कार्बोनिफेरस युग था, कार्बोनिफेरस युग में ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इन जुड़े हुए भाग से एक महाखंड का निर्माण हुआ जिसे कहा गया पेंजिया। और इस महाखंड के चारों ओर जल ही जल था जिसे कहा गया पैंथालासा। उन्होंने कहा आगे समय बीतता गया और ट्रियासिक युग में इस पेंजिया पर बहुत सारे बल काम कर रहे थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, प्लवन बल, ज्वारीय बल। इन बलों के कारण यह जो पेंजिया था वह 2 भागों में टूट गया। बीच से इसमें दरार आई और बीच से दरार आने के कारण यह 2 भागों में टूट गया। जो उत्तर का भाग था वह अंगारा लैंड कहलाया और जो दक्षिण का भाग था वह गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो बीच में अब ये टूटेगा तो यहां पर बीच में क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा, जल भर जाएगा। तो जो बीच में भाग था वह क्या कहलाया? टेथिस सागर कहलाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। टेथिस सागर भी 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रियासिक युग में क्या हुआ? जो आपका पेंजिया था 2 भागों में टूट गया और उससे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का निर्माण हुआ। वह कहते हैं आगे समय व्यतीत होता गया और आया जुरैसिक काल का युग। अब ये युग आप पढ़ चुके हैं। जब हम भूगर्भिक इतिहास को पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने ये सारे युग आपको पढ़ाए हैं। क्लियर हुआ? जुरैसिक युग जिसे डायनासोर का युग कहा जाता है और इसी युग के बाद डायनासोर का अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि ये बल जो लग रहे थे वह पुनः लगते रहे और इनके लगने के कारण अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ। वो कहते हैं कि अंगारा लैंड के विभाजन से क्या क्या बना? गोंडवाना लैंड के विभाजन से क्या क्या बना? दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना, प्रायद्वीपीय भारत बना, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। और कहते हैं अंगारा लैंड के विभाजन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से इन बलों के लगने के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का पुनः विभाजन हुआ और इनके विभाजन से इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से किस किस का निर्माण हो रहा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। और वो कहते हैं कि अंगारा लैंड से किस किस का निर्माण हुआ? तो उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? उत्तर अमेरिका
एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर खिसकने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अभी तक क्या हुआ था? टेथिस महासागर का निर्माण हुआ था, टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। अब वो बोलते हैं कि जो आपका उत्तर अमेरिका है, ध्यान रखिएगा, चित्र तो आप लोगों को याद होगा, बनाते भी आ जाता होगा। इस तरीके से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये बोलते हैं उत्तर अमेरिका इस तरीके की ओर खिसक रहा था और दक्षिण अमेरिका भी इस तरफ खिसक रहा था। उसी तरीके से यदि हम यूरोप की बात करते हैं और यहां पर क्या है? अफ्रीका है, और यूरोप कहां? यहां खिसक रहा था और अफ्रीका यहां खिसक रहा था। उनके खिसकने के कारण यहां पर एस आकृति में किसका निर्माण हुआ? यहां पर हुआ अटलांटिक महासागर का निर्माण। तो इस तरीके से किस किस का निर्माण हो चुका है? अब आपने देखा है कि उत्तर अमेरिका का निर्माण हो चुका है, दक्षिण अमेरिका का निर्माण हो चुका है, यूरोप का निर्माण हो चुका है, एशिया का निर्माण हो चुका है, अफ्रीका का निर्माण हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का और प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर का निर्माण हो चुका है। साथ ही साथ इनके खिसकने से क्या बन गया है? आपका अटलांटिक महासागर भी बन गया है। अब वो कहते हैं कि पेंजिया जो है, अब वो बचा रहेगा, कुछ अपशिष्ट भाग भी बचेगा। जो पेंजिया का अपशिष्ट भाग बचा वह अंटार्कटिका के रूप में हमारे सामने अभी भी अस्तित्व में है। और साथ ही साथ जो पैंथालासा था, जो सबसे बड़ा महासागर था, उसका अपशिष्ट भाग भी बचा रहा और वह प्रशांत महासागर के रूप में अभी भी वर्तमान में भी अस्तित्व में है। तो इस तरीके से उन्होंने सभी महाद्वीप और लगभग सभी महासागरों के निर्माण की गाथा बता दी। लेकिन इसके विस्थापन के पीछे वो प्रमाण भी देते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है, आपने थ्योरी तो बता दी, लेकिन इसके पीछे प्रमाण क्या है? आप कैसे बोल सकते हो कि सारे महाखंड आपस में पहले जुड़े हुए थे? इस तरीके से नहीं थे। आप कैसे कह सकते हो कि सभी महासागर आपस में जुड़े हुए थे? पहले ऐसे नहीं थे। तो उन्होंने इसके लिए एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया जिग्सा-फिट का सिद्धांत, अर्थात इसके प्रमाण की पुष्टि के लिए उन्होंने जिग्सा-फिट का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि महाद्वीपों में साम्यता पाई जाती है। उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिए जिसके आधार पर जो विभिन्न विभिन्न महाद्वीप हैं उनके अलग अलग जगह पर एक से प्रारूप पाए गए हैं, अर्थात उनमें साम्यता पाई गई है। उन्होंने कहा कि जो अटलांटिक महासागर है इसके दोनों तटों की भौगोलिक एक रूपता पाई गई है। इसके दोनों तटों पर क्या पाई गई है? भौगोलिक एक रूपता पाई गई है, अर्थात जो भौगोलिक विशेषताएं अटलांटिक महासागर के पूर्वी ओर हैं वही विशेषताएं अटलांटिक महासागर के पश्चिमी ओर हैं। इन्होंने कहा है कि दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं और इस प्रकार साम्यता को क्या कहा उन्होंने? जिग्सा-फिट का सिद्धांत कहा। उन्होंने कहा कि ये जो अटलांटिक महासागर के पूर्व और पश्चिम की ओर जो महाद्वीप हैं, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यदि आप इन्हें करीब लेकर आए तो इन्हें मिलाया जा सकता है। इसी सिद्धांत को उन्होंने कहा जिग्सा-फिट। उन्होंने कहा जो ग्लोसेप्टोरिस वनस्पति है वह दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है, अर्थात उसके अवशेष पाए गए हैं। तो वह कहते हैं कि आगे चल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में जो प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है, यह आपस में जुड़े हुए थे। बाद में यह खिसक कर एक दूसरे से इतनी दूरी पर आ गए हैं। आगे वो कहते हैं कि जो हिमानी के निक्षेप हैं वह भारत के छोटा नागपुर के पठार और साथ ही साथ अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। अर्थात ये क्या प्रूफ करते हैं? प्रूफ करते हैं कि ये महाद्वीप आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। साथ ही साथ लेमिंग मछली के जीवाश्म कनाडा में पाया जाना, वो कहते हैं कि जो लेमिंग मछली है वह कहां पर पाई जाती है? यूरोप के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका कनाडा में पाया जाना, इसके जीवाश्मों का कनाडा में पाया जाना यह सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र किससे जुड़े हुए थे? यूरोप से भी जुड़े हुए थे। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में भी समानता पाया जाना, अर्थात उन्होंने इतने सारे प्रूफ दिए जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि इन प्रूफों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी युग में आपस में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए या कौन कौन से प्रूफ दिए वो आपको याद रखना है। क्या क्या? एक तो ग्लोसेप्टोरिस वनस्पति का प्रूफ दिया, हिमानी निक्षेप का दिया, लेमिंग मछली का दिया और महासागरों पर चट्टानों की आयु का दिया कि जो महासागरों के विभिन्न क्षेत्रों में जो चट्टानें पाई गई हैं उनकी आयु में भी क्या थी? समानता थी। अब आप मैप को अच्छे से देखिएगा। उन्होंने क्या कहा था जिग्सा-फिट के अंतर्गत कि यदि हम इन्हें आपस में मिलाएं तो एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यदि आप अफ्रीका को इस तरफ, यूरोप को इस तरफ, उत्तर अमेरिका को इस तरफ और दक्षिण अमेरिका को इस तरफ लेके आएंगे तो अफ्रीका यहां पर सेट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका यहां पर सेट हो जाएगा और यूरोप यहां पर सेट हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। उसी तरीके से वो बोलते हैं कि लेमिंग मछली जो यहां पाई जाती है यहां भी पाई गई है।
साथ ही साथ वो बोलते हैं कि जो हिमोड़ के निक्षेप हैं वह यदि आप भारत को यहां पर लेकर आए, मेडागास्कर यहां पर सेट हो जाएगा, आप देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को लेके आए, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा यहां पर लगाएंगे तो ये जो मेडागास्कर है कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और भारत आपका कहां पर सेट हो जाएगा, यहां पर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला भाग ये यहां पर सेट हो जाएगा और इसको हम कहां पर लेके आएंगे, इधर। तो इस तरीके से सारे के सारे महाद्वीप हमें कैसे दिखाई देते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि की, लेकिन इनके सिद्धांत में बहुत सारी कमियां थीं और वह कमियां बाद में सामने आई जब अन्य वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया। कौन कौन सी थी, उनका मूल्यांकन देख लेते हैं। पहला था महाद्वीपीय विस्थापन हेतु आखिर कितने बलों की आवश्यकता है। क्या सिर्फ 3 बलों के आधार पर कोई महाद्वीप विस्थापित हो सकता है, और यदि हुआ है तो फिर अब क्यों कोई महाद्वीप टूट नहीं रहा है। जब आपने बोला कि इन 3 बलों के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, इन बलों के आधार पर जो आपका पेंजिया था वह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा। अंगारा लैंड भी उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में टूटा, और गोंडवाना लैंड की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत में टूटा। तो उससे उतने ही बार क्यों टूटा, आगे भी टूटना चाहिए था उसको। उन्होंने बोला कि आखिर कितने बलों की आवश्यकता है किसी महाद्वीप को टूटने में, तो इसकी इन्होंने व्याख्या नहीं की। साथ ही साथ अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की भूगर्भिक विशेषताएं हर जगह मेल नहीं खाती। इन्होंने बोला कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक समानता है, लेकिन वह भौगोलिक समानता कहीं कहीं पर दिखाई देती है, हर जगह पर दिखाई नहीं देती। अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि जब यह आपस में जुड़े हुए थे तो यह भौगोलिक समानता हर जगह समान दिखाई देनी थी, लेकिन यह हर जगह समान क्यों नहीं दिखाई देती, तो इसका उत्तर भी अल्फ्रेड वेगनर साहब नहीं दे पाए। अगला था कार्बोनिफेरस युग के पहले पेंजिया किस बल के द्वारा स्थिर था, और इसका तर्क भी वेगनर नहीं दे पाए। उन्होंने बोला कि कार्बोनिफेरस के युग के पहले भी बहुत सारे युग आए, उसमें पेंजिया क्यों नहीं टूटा, आखिर ऐसा कौन सा बल काम कर रहा था कि इसका जो विखंडन है वह कार्बोनिफेरस युग में ही चालू हुआ। तो इसकी व्याख्या भी अल्फ्रेड वेगनर सही तरीके से नहीं कर पाए। फिर वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन हेतु विवेचित जो बल अपर्याप्त रहे, परंतु उनके द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमाणों ने 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के विकास का मार्ग प्रस्तुत किया। अन्य वैज्ञानिक आते हैं एक जिन्हें कहा जाता है हैरी हेस, और वह महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को आधार बनाते हैं और इसमें जो भी कमियां पाई गई उन कमियों को ध्यान में रखते हुए अपना एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसे कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। किसका है? हैरी हेस का है। यह एक प्रश्न पूछा गया था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। प्लेट विवर्तनिकी का सागर तली प्रसार एवं महाद्वीपीय विस्थापन में भूमिका का वर्णन करो। तो इस तरीके का प्रश्न विगत वर्षों में मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने प्रश्न आपको लिख के दे दिया है। तो प्रश्न कुछ भी हो, आंसर एक ही है। समझ में आया? यहां पर भ्रमित करने के लिए महाद्वीपीय विस्थापन की भूमिका दे दी है तो आपको ऐसा लगेगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत लिखना है, लेकिन नहीं, यहां पर लिखना क्या था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को ही लिखना था। उसने क्या बोला है कि प्लेट विवर्तनिकी का सागर तली प्रसार, अर्थात उसकी सागर की तली का जो प्रसार हो रहा है उसे, एवं महाद्वीप विस्थापन में भूमिका, उस तली के प्रसार से महाद्वीपों का विस्थापन किस तरीके से हो रहा है, यह आपको यहां पर सिद्ध करना था। चलिए हम समझ लेते हैं कि आखिर हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया और उसके तहत उन्होंने क्या क्या बातें कही और किस तरीके से ये महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हैरी हेस ने यह सिद्धांत 1962 में प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 1962 में प्रस्तुत किया था। यह वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विकास माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी दृढ़ भूखंडों में विभाजित है, इन्होंने प्लेट नाम दिया। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी? अल्फ्रेड वेगनर ने जब बोला था कि कार्बोनिफेरस युग में ये सभी जो प्लेटें थी, मतलब यहां पर इन्होंने प्लेट नाम दिया है, हम महाद्वीप बोलते हैं, और उन्होंने भूखंड बोला था। उन्होंने कहा था कि जितने भी ये भूखंड हैं यह आपस में जुड़े हुए थे और कार्बोनिफेरस युग में फिर इनमें विखंडन की प्रक्रिया चालू हुई। पहले यह उत्तरी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा और फिर यह धीरे धीरे करके उत्तर अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत में टूटा। तो सिद्धांत में कमी क्या आ रही थी कि आखिर कार्बोनिफेरस युग में जो विखंडन हुआ
तो इसके पहले विखंडन क्यों नहीं हुआ, और किसी महाद्वीप को टूटने में किन बलों की आवश्यकता होती है, तो इन्हीं को यह सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने इस सिद्धांत को ध्यान में रखा और इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, टूटने की क्रिया नहीं हुई है, यह जो है महाखंड जो है वह पहले से ही विद्यमान में थे। और उन्होंने क्या कहा, इन्हें प्लेट नाम दिया। इन्होंने क्या नाम दिया, उसे प्लेट नाम दिया। ये प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल से मिलकर बनी हुई है। अब उन्होंने कहा कि जो ये आपको प्लेट दिखाई दे रही हैं, ध्यान रखिए प्लेट का नाम क्या है, प्लेट किन्हें कहा है, इन्होंने महाद्वीपों को कहा है, या फिर महासागरीय महाद्वीप भी होते हैं उन्हें कहा है, जमीन को कहा है। तो उन्होंने कहा कि जो प्लेटें हैं वह किसके रूप में थी, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों स्थलमंडल के रूप में थी। अर्थात महाद्वीपीय प्लेटें भी थीं और महासागरीय प्लेटें भी थीं। अब महासागरीय प्लेटें क्या होती हैं, देखिए मान लीजिए कि किसी बीकर में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है ना, यहां मान लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। मान लीजिए एक बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है, और इस बीकर को मैंने यहां तक रेत से ढक दिया। मान लीजिए यहां पूरा फुल पानी भरा हुआ है, यहां तक रेत से क्या कर दिया, मैंने ढक दिया, ये रेत है यहां पर। अभी मान लीजिए रेत वाला जो स्थान है वो क्या है, आपके महाद्वीप है, और जो जल वाला स्थान है ये क्या है, आपका महासागर है। ऐसे ही दिखाई देता है ना पानी वाला क्षेत्र। लेकिन जो महासागर का पानी है वह भी किसी ना किसी पर तो ठहरा हुआ है, इसके नीचे भी एक तली होगी। तो जो हैरी हेस आते हैं वह जो इस बीकर की तली है उसे भी प्लेट मानते हैं, साथ ही साथ जो महाद्वीप वाला हिस्सा है इसको भी प्लेट मानते हैं। तो क्लियर हुआ, ये भी प्लेटें हैं और ये भी प्लेटें हैं। तो इन्होंने दोनों की बात कही है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा है कि प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल से मिलकर बनी हुई है, दोनों से मिलकर बनी हुई हैं। ये छोटी बड़ी प्लेटें स्टेनोस्फीयर पर तैर रही हैं। इन्होंने ये कहा कि जो महासागरीय प्लेट हैं और महाद्वीपीय प्लेट हैं ये दोनों ही एक मंडल है, जैसे स्टेनोमंडल कहा जाता है, स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, उस पर तैर रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बीकर है वह स्थायी हो गया है। उन्होंने बोला कि बीकर के नीचे भी कुछ है और वहीं तक क्या है आपकी, ये स्थलमंडल है, ये रेत वाला हिस्सा है, और ये दोनों यहां पर एक मंडल है जिस पर जो ये बीकर था ये भी तैर रहा है, और यह जो स्थलमंडल जो रेत है ये भी तैर रही है। और इसे इन्होंने क्या कहा, इसे इन्होंने कहा स्टेनोस्फीयर। क्लियर हुआ। अभी तक 7 बड़ी तथा 20 छोटी प्लेटों की पहचान की गई है, परंतु नासा ने इनकी संख्या 200 बताई है। तो ये जो इन्होंने प्लेटों की बात कही थी, तो इन प्लेटों की संख्या जो मापी गई है, जो इनका गणना की गई है, तो इसमें 7 बड़ी प्लेटें और 20 बड़ी प्लेटों की गणना की गई है, पहचान की गई है कि 20 बड़ी प्लेटें पहले से ही विद्यमान थी। लेकिन नासा क्या कहता है कि ऐसी 100 प्लेटें हैं, छोटी छोटी 100 प्लेटें हैं। अब जो हैरी हेस थे इन्होंने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार कहा था कि पहले से ही ये प्लेटें विद्यमान थी जो महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों से मिलकर बनी हुई थी। और इन प्लेटों की संख्या इन्होंने कितनी बताई, 7 बताई। कौन कौन सी प्लेटें थी, यूरेशियाई प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी, अफ्रीकन प्लेट थी, प्रशांत महासागरीय प्लेट थी, उत्तर अमेरिका प्लेट थी, दक्षिण अमेरिका प्लेट थी और अंटार्कटिका प्लेट थी। उन्होंने कहा ये 7 प्लेटें स्टेनोस्फीयर पर स्वतंत्र रूप से तैर रही हैं। अब तैरने के आधार पर मान लीजिए कोई सतह है और सतह पर मैंने 2 नाव ठहरा दी। कितनी नाव ठहरा दी, 2 नाव। एक ये है और एक ये है। समझ लीजिए, नाम जैसी नहीं दिख रही है, बना देते हैं इसको, है ना, 1 मिनट। मान लीजिए ये आपका महासागर है, एक ये है और एक ये है, 2 नाव है। अब मान लीजिए ये स्वतंत्र रूप से तैर रही हैं। अब जब ये तैरेंगी तो इनकी 2 प्रकार की गति बन सकती है। कैसी कैसी, 3 प्रकार की गति बन सकती है। या तो यह एक दूसरे की ओर आएंगी और जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो टकराएंगी, या फिर एक दूसरे से दूरी की ओर जाएंगी और जब दूरी की ओर जाएंगी तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में केवल बढ़ता जाएगा। या फिर 2 नाव समानांतर चलती जाएंगी, अर्थात ऐसे तरीके से साथ ही साथ आगे बढ़ती जाएंगी। या तो ऐसे ही आगे बढ़ रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही, तो ना तो इनकी दूरी में बदलाव होगा और ना ही आपस में टकराएंगे और ना ही किसी चीज का बीच में उद्भव हो सकता है। तीनों चीजें बन सकती कि नहीं बन सकती। तो इसी के आधार पर इन्होंने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए।
किसके आधार पर? उन्होंने बोला कि ये 7 प्रकार की प्लेटें स्टेनोस्फीयर पर स्वतंत्र रूप से तैर रही थीं और तैरने के कारण 3 इस दुर्बल मंडल में 3 सिचुएशन आती हैं, 3 किनारे बनते हैं। कौन कौन से किनारे? एक बनता है अपसारी प्लेट किनारा जिसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है, एक बनता है अभिसारी प्लेट किनारा जिसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है, और एक बनता है संरक्षी प्लेट किनारा। वो कहते हैं कि जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूरी की ओर चलेंगी, कहां की ओर चलेंगी? दूरी की ओर चलेंगी, जो बीच वाला हिस्सा है इसमें क्या आएगा? स्पेस बढ़ता जाएगा, और स्पेस बढ़ने से यहां पर बहुत सारी चीजों का उद्भव होगा। इसलिए इन्होंने इसे क्या कहा? रचनात्मक किनारा कहा, अपसारी किनारा कहा। उन्होंने बोला यदि ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं तो जब एक दूसरे की ओर आएंगे तो ये आपस में टकराएंगे, और टकराने से टूटन की क्रिया होगी, और टूटन की क्रिया से भी बहुत सारी चीजें निर्मित होंगी। मान लीजिए एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है तो उससे भी पर्वतों का निर्माण होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाती है तो उससे भ्रंशों का निर्माण होगा। जब 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो भूकंप भी उत्पन्न होगा। साथ ही साथ जब दरार बनेगी तो उसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर, हमने देखा है जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो आंतरिक संरचना में हमने देखा है कि तरल अवस्था में नीचे मैग्मा उपस्थित है, तो वह मैग्मा इन दरारों के माध्यम से ऊपर की ओर आएगा। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फिर उन्होंने बोला एक होगा संरक्षी किनारा। मान लीजिए 2 प्लेटें हैं और वह एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, या तो इस तरीके से चल रही होंगी या फिर इस तरीके से चल रही होंगी, तो दोनों से ही क्या होगा? ना तो एक दूसरे से टकराएंगी और ना ही कुछ क्रियाकलाप होगा, अर्थात ना तो इनके मध्य की दूरी बढ़ेगी और ना ही कुछ इनका यहां विनाश होगा, ना ही किसी चीज का यहां पर निर्माण होगा। अर्थात ये क्या होंगे? संरक्षी किनारे होंगे। अर्थात इन प्लेटों के स्टेनोस्फीयर दुर्बल मंडल पर स्वतंत्र संचलन के कारण 3 प्रकार के किनारों का निर्माण होता है, और वह 3 प्रकार के किनारे हैं अपसारी प्लेट का किनारा, अभिसारी प्लेट का किनारा और संरक्षी किनारा। अब ये भी आपसे 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि अपसारी प्लेट किनारा क्या है, या रचनात्मक किनारा क्या है, अभिसारी प्लेट का किनारा क्या है, या विनाशात्मक किनारा क्या है, और संरक्षी किनारा क्या है। इस तरीके से 3 नंबर में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया? चलिए अब एक एक को हम समझते हैं। वो बोलते हैं यदि अपसारी प्लेट का किनारा होता है या रचनात्मक किनारा होता है, अर्थात ये प्लेटें एक दूसरे से दूरी की ओर जा रही होती हैं, दूर खिसक रही होती हैं, तो उससे निम्न घटनाएं होंगी। क्या क्या घटनाएं होंगी? इससे प्लेटों की रचना होगी, नई प्लेटें बनेंगी, साथ ही साथ महासागरों के मध्य कटकों का निर्माण होगा। याद करिए उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, थोड़ा सा समझ लीजिए, जल्दी जल्दी चित्र बनाया है ना। ये मान लीजिए उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहां पर यूरोप है और यहां पर क्या है? अफ्रीका है। हमने देखा था कि ये इस तरीके से चल रही थी और ये इस तरीके से संचालित हो रही थी। जब ये इस तरीके से चलेंगी तो इससे क्या होगा? यहां पर एक कटक का निर्माण होगा। हमने देखा था कि इनके चलने के कारण यहां पर अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ, और अटलांटिक महासागर में भी आपने देखा होगा कि एक बृहद कटक का निर्माण हुआ है। तो इससे क्या होगा? महासागरों के अंदर कटकों का निर्माण होगा, और कटक का निर्माण कई प्रकार से होता है। या तो प्लैंकटन वहां पर जन्म ले लें तो उससे भी यहां इनका निर्माण होता है, या फिर यहां पर ज्वालामुखी उद्भेदन हो जाए तो पृथ्वी के अंदर का लावा ऊपर की ओर आ जाता है, तो उससे भी यहां पर कटक का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। जब ये 2 प्लेटें दूरी की ओर चलेंगी तो बीच में स्पेस आएगा, बीच में दरार आएगा, और पृथ्वी के अंदर जो तरल अवस्था में मैग्मा है वह किसी न किसी तरीके से पृथ्वी के बाहर आएगा, अर्थात ज्वालामुखी का उद्भेदन होगा, और वहां पर प्लेटें कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। द्वीपों का निर्माण होगा, या तो यहां पर प्लैंकटन जन्म ले लेगी, या फिर ज्वालामुखी के उद्भेदन के द्वारा यह लावा इतनी मात्रा में निकलेगा कि यह समुद्र सतह से ऊपर की ओर आ जाएगा, जिससे यहां पर द्वीपों का भी निर्माण हो सकता है। तो समझ में आया? जब अपसारी प्लेट किनारा होगा या रचनात्मक प्लेट किनारा होगा तो उनसे किन किन चीजों का निर्माण हो सकता है। अगली स्थिति आती है अभिसारी प्लेट का किनारा, अर्थात विनाशात्मक प्लेट का किनारा। अब विनाशात्मक में तो सीधी सी एक ही सिचुएशन हो जाती है कि ये प्लेटें यदि एक दूसरे की ओर आती हैं तो क्या होगा? ये टकराएंगी, टूटेंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी और नीचे धंसेंगी। लेकिन यहां पर भी 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं? 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। या तो हमने क्या देखा है कि एक महाद्वीपीय प्लेट भी है और महासागरीय प्लेट भी है। अब 3 सिचुएशन होंगी, ये ध्यान रखिएगा। जब 2 प्लेटें आमने सामने संचलित होकर टकराती हैं, अधिक घनत्व वाली प्लेट
कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है, अतः यह प्लेट विनाशी किनारा कहलाता है, अर्थात प्लेटों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसे बेनी मेखला या बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि बेनी मेखला क्या है या बेनी ऑफ जोन क्या है। तो क्लियर हो गया, जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होगी वह नीचे धंस जाएगी, जो हल्की प्लेट होगी वह भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी। इसे ही क्या कहा जाता है, बेनी मेखला या बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। अभिसारी प्लेट की अंतः क्रिया में 3 दशाएं होती हैं। कितनी दशाएं होती हैं, 3 दशाएं होती हैं। मैं अभी बताना चाह रहा था आपको, अब बता देता हूं। तो क्या होता है कि जब ये प्लेटें टकरा रही हैं, और प्लेटें मैंने बताई हैं कि एक महासागरीय प्लेट होती है और एक महाद्वीपीय प्लेट होती है। अब या तो सिचुएशन होगी कि महासागरीय और महासागरीय प्लेट टकराएंगी, या फिर महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट टकराएंगी, या फिर महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी। 3 सिचुएशन होती है। अब समझ लीजिए कि यदि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराए, कौन सी प्लेट टकराए, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। ये कौन सी है, महासागरीय मान लीजिए, और ये कौन सी हो जाएगी, महाद्वीपीय। आपको पता होगा कि जो महासागरीय प्लेट है वो भारी होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर से जल भरा हुआ है। तो यह प्लेट भारी होती है और महाद्वीपीय प्लेट कैसी होती है, हल्की होती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर चढ़ने के कारण अब क्या होगा, यहां पर नवीन बलित पर्वतों का निर्माण होगा। दूसरा, जब ये नीचे वाली सतह नीचे धंस जाएगी तो इसमें भ्रंशन की क्रिया होगी, टूटन की क्रिया होगी। और आपको पता है कि यह स्टेनोस्फीयर पर तैर रही हैं और यहां पर तरल अवस्था में मैग्मा है, तो ये जैसे ही इसमें टूटेंगी तो मैग्मा में मिल जाएंगी। यहां पर दरारों का निर्माण भी होगा और दरारों के द्वारा यहां पर ज्वालामुखी भी आएंगे। साथ ही साथ जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो टकराने के कारण हलचल भी होगी, जिससे भूकंप की उत्पत्ति भी होगी। और आप देखिए प्रशांत महासागर के चारों ओर प्रशांत महासागरीय प्लेट जब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेट से टकराती है, जब ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई पूर्वी एशियाई प्लेट से टकराती है, तो वहां पर आप देखिए रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है, ज्वालामुखी मेखला का निर्माण होता है, जहां पर बहुत सारी ज्वालामुखी निर्मित भी होती हैं। अब मैं ये समझता हूं कि आप लोग प्रीलिम्स पास करके आए हैं, प्रीलिम्स पढ़ के आए हैं, तभी मेंस की क्लास कर रहे हैं, तो आपको महाद्वीपों का एक चित्र याद होगा कि प्रशांत महासागर कहां पर है और प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप कहां कहां पर स्थित हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप देखिएगा कि रिंग्स ऑफ फायर का निर्माण होता है। और रिंग्स ऑफ फायर का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि यह कौन सा किनारा है, यह अभिसारी प्लेट का किनारा है, और यहां पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें टकरा रही हैं। और टकराने के कारण आप एक चीज और देखिएगा कि यहां पर बहुत सारे नवीन बलित पर्वतों का निर्माण भी होगा, जैसे कि आप रॉकीज देख लीजिए, आप एंडीज देख लीजिए। उत्तर अमेरिका में रॉकीज है, जो कि उत्तर अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के टकराने से जिसका निर्माण हुआ है। ऐसे यदि आप दक्षिण अमेरिका में चले जाते हैं तो वहां पर एंडीज पर्वतमाला है, उसका निर्माण भी जो दक्षिण अमेरिका है और जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है इनके टकराने से हुआ है। तो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो यहां पर नवीन बलित पर्वतों का निर्माण होगा, साथ ही साथ ज्वालामुखियों का निर्माण होगा, साथ ही साथ भूकंप का भी निर्माण होगा। इससे गर्त का एवं मूलदार पर्वतों का निर्माण होता है, रॉकी एंडीज पर्वत, इसमें ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं का भी निर्माण होता है। आप रिंग्स ऑफ फायर का उदाहरण देख सकते हैं। दूसरी सिचुएशन होगी जहां पर महासागरीय प्लेट टकरा रही होंगी। अब जहां पर महासागरीय प्लेट टकराएंगी तो वहां पर जो भारी प्लेट होगी वो नीचे धंसेगी और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर चढ़ेगी। तो वहां भी सिचुएशन वही होगी जो महाद्वीपीय प्लेटों में हो रही है, लेकिन ये सिचुएशन समुद्र के अंदर होगी। इसी तरीके से जब आप महासागरीय उच्चवावचों को पढ़ेंगे, जब महासागर की तली का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि जिस तरीके से पृथ्वी पर पठार, मैदान और यहां पर पर्वत, पहाड़ियां पाई जाती हैं, उसी तरीके की पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां और जो पठार हैं वह समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। उनका निर्माण भी इन्हीं टक्करों के द्वारा होता है। वहां पर गोयाट का निर्माण हो जाता है, वहां पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है, वहां पर ज्वालामुखी उद्भेदन हो जाता है। तो क्रियाओं के द्वारा जिन चीजों का निर्माण यहां पर हो रहा है वही चीजों का निर्माण यहां भी होगा, लेकिन सागर तली के अंदर होगा। इसमें क्या होगा, भारी प्लेट के धसाव से गर्त और ज्वालामुखी का निर्माण होगा। उदाहरण में प्रशांत प्लेट और जापानी प्लेट अभिसरण क्षेत्र आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरी सिचुएशन होती है जहां पर महाद्वीपीय प्लेट टकराती है। बहुत अच्छा उदाहरण आप हिमालय का ले लीजिए, जहां पर आपकी प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट
यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही है। यहां पर भी क्या होगा, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो भारी प्लेट है वह ऊपर चढ़ जाएगी, जो हल्की प्लेट है वह नीचे धंस जाएगी, और इससे भी नवीन बलित मूलदार पर्वतों का भी निर्माण होगा, भ्रंशों का भी निर्माण होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर ज्वालामुखी का निर्माण ज्यादा नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा। तो यहां पर ज्वालामुखी और मूलदार पर्वतों का निर्माण तो होता है। यूरेशियाई व इंडियन प्लेट के टकराने से टैथिस भूसन्नति के अवसाद में बलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति का होना, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो समझ में आया आपको हैरी हेंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो 1962 में प्रस्तुत किया गया था, उसने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपने सिद्धांत की पुष्टि किस तरीके से की। हैरी हेंस ने यह भी कहा कि ये प्लेटें वर्तमान समय में भी संचालित हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्थायी हो गई हैं, ये अभी भी संचालित हो रही हैं, जिसके द्वारा आप देखिएगा कि जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, पहले जो 8,848 मीटर हुआ करती थी, वर्तमान में उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और यह ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यह प्लेटों का संचलन अभी भी हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट उत्तर की ओर अभी भी खिसक रही है और वह यूरेशियाई प्लेट अभी भी उसके ऊपर चढ़ रही है। तो उसके द्वारा हिमालय का निर्माण लगातार अभी भी निरंतर चल रहा है और उसकी ऊंचाई अभी भी लगातार बढ़ रही है। अब एक प्रश्न और आया था आपके मुख्य परीक्षा में कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए। तो यहां पर देखिएगा हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, तो इसी के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जिसमें दो महाद्वीपीय प्लेट टकराई हैं और टकराने के कारण वहां पर अभिसरण क्षेत्र बना, अभिसरण प्लेट का किनारा बना और उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या आप इतना सा लिखेंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे? यदि मान लीजिए 200 शब्दों में पूछ लिया तो आप किस तरीके से लिखेंगे? चलिए हम समझ लेते हैं उसको। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाओ। तो दोस्तों जहां पर आज आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार वो बोलते हैं कि पहले क्या हुआ था, पेंजिया का जब विखंडन हुआ था कार्बोनिफेरस युग में, तो पेंजिया के विखंडन से उत्तरीय भाग अंगारा लैंड और दक्षिणीय भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। सॉरी, ट्रियासिक युग में, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गया था और बीच में एक सागर बना था जिसका नाम था टैथिस सागर। तो आपका जो हिमालय वास्तव में अभी है वहां पर पहले क्या था, टैथिस सागर था, लेकिन नदियों के द्वारा वहां पर अवसाद ले जाया जा रहा था और अवसाद ले जाने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा मलबा जमा हो गया था। क्या हो गया था? मलबा जमा हो गया था। लाखों वर्षों तक इन भूखंडों के अपरदन होने से इनके निक्षेप पदार्थ टैथिस सागर में जमा हो गए थे। अंगारा लैंड की यूरेशियाई प्लेट तथा गोंडवाना लैंड की इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एक दूसरे की ओर खिसक रही थी। यह भी हैरी हेंस ने बताया है कि ये प्लेटें पहले से अस्तित्व में थी और एक खिसक रही हैं। तो ये जब खिसकी और जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है उत्तर की ओर खिसक रही थी, यूरेशियाई प्लेट तो यथास्थिति बनी हुई थी, यहां पर टैथिस सागर था, लेकिन ये जैसे उत्तर की ओर खिसकी यहां पर क्या था, बहुत सारा मलबा आ गया था। तो मलबे में बलन उठने लगे और इन्हीं बलन पड़ने के आधार पर किसका निर्माण हुआ था? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हमने विभिन्न कालों में हिमालय पर्वत का निर्माण भी देखा था कि किस काल में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, किस काल में मध्य हिमालय और लघु हिमालय का निर्माण हुआ और किस काल में शिवालिक का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से आप वहां का सहारा लेकर इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, कहानी आपको समझ में आई कि हिमालय कैसे बना। सटीक शब्दों में मैं बता देता हूं कि जहां पर आपका हिमालय पर्वत है पहले वहां पर टैथिस सागर हुआ करता था, लेकिन आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है वह उत्तर की ओर खिसक रही थी, जो पहले अफ्रीका में जुड़ी हुई थी, या उत्तर की ओर खिसक रही थी। खिसकने के कारण यहां पर क्या है, यूरेशियाई प्लेट थी। अब इनके क्षरण के कारण यहां पर मलबा दबता जा रहा था, नदियों के द्वारा यहां पर मलबे का निक्षेप हो चुका था। जब ये प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, उत्तर की ओर बढ़ने के कारण जब यह यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो यह प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंस गई और यूरेशियाई प्लेट नीचे धंस गई और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ऊपर चढ़ गई, जिस कारण से यहां पर क्या हुआ, इस मलबे से क्या हुआ, बलन उठने लगे और इन्हीं बलन के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। चलिए थ्योरी में हम देख लेते हैं कि थ्योरी में किस तरीके से हमने लिखा हुआ है इसे। चलिए क्या लिखा है कि आज जहां हिमालय है वहां कभी टैथिस सागर लहराता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। कैसा था? लंबा था लेकिन उथला था। यह दो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड।
लाखों वर्षों तक इन भूखंडों में अपरदन होने से इनके निक्षेपित पदार्थ टैथिस सागर में जमा होते गए। वैसे ही उथला था, निक्षेप से यह और उथला हो गया। अंगारा लैंड की जो यूरेशियाई प्लेट थी तथा गोंडवाना लैंड की जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी, यह एक दूसरे की ओर खिसकने से दोनों में टकराहट हुई और भारतीय प्लेट भारी होने के कारण यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंस गई तथा टैथिस सागर में जमे मलबे के दबने से उनमें बलन पड़ने के परिणाम स्वरूप इन बलनों से हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्लियर हुआ? समझ में आया किस तरीके से इस आंसर को हमें डील करना है। तो दोस्तों, यह हुआ हमारे महाद्वीपों की उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, जो कि दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन इसके आगे अब हमने ये देख लिया कि महाद्वीपों की उत्पत्ति किस तरीके से हो गई या महाद्वीपों या महासागरों का निर्माण किस तरीके से हुआ। अब हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर और जो बल लग रहे हैं, जो स्थलाकृतियां हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, नदियां हो, झीलें हैं, इनका निर्माण किस तरीके से हुआ। और बहुत सारी स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं, अर्थात पृथ्वी पर कितने प्रकार के बल लग रहे हैं और उन बलों के आधार पर किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। तो इन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे आगे की वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।